हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं MSD 10 प्रेमचंद की कहानियों के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पेपर के नज़रिए से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। इस विषय पर हमारी ये दूसरी क्लास है। हमारी पहली क्लास चैनल पर ही अपलोडेड है, आप नीचे चैनल पर क्लिक करके वो क्लास भी देख सकते हैं। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। ईदगाह कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने बाल मनोविज्ञान और दरिद्रता के अंतर संबंधों को किस प्रकार चित्रित किया है, विश्लेषण कीजिए। ईदगाह प्रेमचंद की एक अमर और कालजयी रचना है जो बाल मनोविज्ञान के धरातल पर लिखी गई है। इस कहानी में प्रेमचंद ने दिखाया है कि कैसे चरम गरीबी और पारिवारिक परिस्थितियां एक छोटे से बच्चे को उसकी उम्र से पहले ही परिपक्व और समझदार बना देती हैं। बाल मनोविज्ञान और गरीबी का चित्रण। अभावों में पलता बचपन। कहानी का नायक हामिद केवल 4-5 साल का एक अनाथ बच्चा है जो अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है। ईदगाह के त्यौहार पर जहां गांव के अन्य बच्चों मोहसिन, महमूद, नूरे को उनके माता पिता खूब सारे पैसे देते हैं, वहीं हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे हैं। प्रेमचंद ने यहां बच्चों के बीच के आर्थिक अंतर और उनके मनोविज्ञान पर पड़ने वाले प्रभाव को बखूबी दिखाया है। बाल सुलभ इच्छाएं बनाम जिम्मेदारी की भावना। मेले में जाने पर हामिद का मन भी खिलौने, वकील, सिपाही, भिश्ती देखने और मिठाइयाँ खाने के लिए ललचाता है। यह उसका बाल सुलभ मनोविज्ञान है, लेकिन तभी उसके भीतर की परिस्थितियां जाग उठती है। वह सोचता है कि यह खिलौने मिट्टी के हैं, हाथ से छुएं तो टूट जाएंगे, और मिठाइयाँ तो पल भर का स्वाद है। चिमटे का चयन, परिपक्वता का शिखर। हामिद जब लोहे की दुकान पर जाता है तो उसे अपनी दादी अमीना की याद आती है कि रोटियां सेकते समय उनकी उंगलियां तवे से जल जाती है। वह अपने बाल सुलभ आकर्षणों का गला घोटकर 3 पैसे में एक चिमटा खरीद लेता है। यहाँ प्रेमचंद दिखाते हैं कि गरीबी ने हामिद के भीतर का एक वयस्क जैसी समझदारी और संवेदनशीलता पैदा कर दी है। तर्कों द्वारा साथियों पर विजय। हामिद घर लौटते समय अपने चिमटे को रुस्तम हिंद सिद्ध कर देता है। वह अपने दोस्तों के सामने ऐसे तर्क रखता है कि मिट्टी के खिलौने रखने वाले बच्चे उसके लोहे के चिमटे के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। यह बच्चों की मानसिक प्रतिस्पर्धा का अद्भुत मनोवैज्ञानिक चित्रण है। निष्कर्षतः ईदगाह केवल त्यौहार की कहानी नहीं है, बल्कि यह इस बात का मनोवैज्ञानिक दस्तावेज है कि कैसे अभाव बचपन के कौतुक को छीनकर उसे कर्तव्य बोध सिखा देता है। कहानी का अंत अत्यंत मार्मिक है, जहां बूढ़ी दादी बच्ची बन जाती है और छोटा हामिद एक बूढ़े अभिभावक की भूमिका में नजर आता है। प्रश्न: ठाकुर का कुआं कहानी के आधार पर प्रेमचंद द्वारा रेखांकित सामाजिक विषमता और पानी जैसी बुनियादी जरूरत पर सामंती नियंत्रण की समीक्षा कीजिए। ठाकुर का कुआं ग्रामीण भारत में व्याप्त जातिवाद और सामंतवाद के गठजोड़ पर लिखी गई एक बेहद तीखी कहानी है। प्रेमचंद ने इस कहानी के जरिए यह दिखाया है कि कैसे एक समाज इंसान की बुनियादी ज़रूरतों जैसे पीने का साफ पानी पर भी जाति के नाम पर पहरा लगा देता है। सामाजिक विषमता और सामंती नियंत्रण के मुख्य बिंदु। बुनियादी ज़रूरत का अधिकार विहीन होना। कहानी के मुख्य पात्र जोखू और उसकी पत्नी गंगी अछूत यानी दलित वर्ग से हैं। जोखू बीमार है और उसके घर का पानी सड़ चुका है, जिससे बदबू आ रही है। डॉक्टर या दवा की अनुपस्थिति में बीमार इंसान के लिए पानी ही एकमात्र सहारा है, लेकिन जातिवादी सामाजिक नियमों के कारण वह गांव के मुख्य कुएं से साफ पानी नहीं भर सकते। कुओं का विभाजन और वर्ग भेद। गांव में 2 कुएं हैं, एक ठाकुर का और दूसरा साहूकार का। अछूतों के लिए गांव के बाहर एक अलग कुआं है जो दूर है और जहां का पानी भी साफ नहीं है। प्रेमचंद दिखाते हैं कि कैसे सामंती समाज ने प्राकृतिक संसाधनों पर भी अपना एकाधिकार जमा रखा है और अछूतों को पशुओं से भी बदतर स्थिति में जीने के लिए छोड़ दिया है। गंगी का साहसिक प्रयास और भय का वातावरण। गंगी अपने बीमार पति को गंदा पानी पीने से रोकने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर रात के अंधेरे में ठाकुर के कुएं पर जाती है। प्रेमचंद यहाँ ठाकुर के घर के भीतर हो रहे विमर्श और सामंती पुरुषों की क्रूरता का वर्णन करते हैं, जो बताते हैं कि कैसे वह कमजोरों को पीटने और नीचा दिखाने में गर्व महसूस करते हैं। गंगी के मन में बैठा हुआ खौफ तत्कालीन समाज में दलितों पर होने वाले अत्याचारों की गवाही देता है। त्रासद अंत। जैसे ही गंगी घड़े को कुएं से ऊपर खींचती है, ठाकुर के घर का दरवाजा खुल जाता है। डर के मारे गंगी रस्सी छोड़ देती है, घड़ा पानी में गिर जाता है और वह भाग खड़ी होती है। जब वह घर पहुंचती है तो देखती है कि उसका बीमार पति जोखू वही गंदा बदबूदार पानी पी रहा है। निष्कर्ष: संक्षेप में कहें तो ठाकुर का कुआं भारतीय समाज के उस क्रूर यथार्थ को सामने लाता है जहां मानवता जाति के झूठे अहंकार के सामने दम तोड़ देती है। प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से सामाजिक समता और दलितों के मानवीय अधिकारों का पुरजोर समर्थन किया है और सामंती मानसिकता की जड़ों पर प्रहार किया है। प्रश्न:
बड़े भाई साहब कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने तत्कालीन शिक्षा पद्धति और रट्टा मार संस्कृति पर क्या व्यंग्य किया है, स्पष्ट कीजिए। बड़े भाई साहब प्रेमचंद की एक बेहद लोकप्रिय और व्यंग्यात्मक कहानी है। यह कहानी दो भाइयों के आपसी रिश्तों के माध्यम से हमारे समाज की खोखली और व्यवहारिक ज्ञान से कटी हुई शिक्षा व्यवस्था पर एक करारा प्रहार करती है। शिक्षा पद्धति और रट्टामार संस्कृति पर व्यंग। रटने की प्रवृत्ति बनाम व्यवहारिक ज्ञान। कहानी के बड़े भाई साहब दिन रात किताबों में डूबे रहते हैं। वह शिक्षा को केवल परीक्षाओं को पास करने और किताबों को हूबहू रटने का माध्यम मानते हैं। वह अंग्रेजी, इतिहास और ज्यामिति के उन विषयों को रटते हैं जिनका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। प्रेमचंद ने इस रट्टामार संस्कृति पर तीखा व्यंग्य किया है। रटने वालों की विफलता और व्यवहारिक की सफलता। बड़े भाई साहब हर साल परीक्षा में फेल हो जाते हैं, जबकि छोटा भाई खेल कूद में ध्यान देने के बावजूद अपनी कक्षा में प्रथम आता है। यह इस बात का संकेत है कि केवल किताबों के पन्ने काले करने से बुद्धि का विकास नहीं होता। छोटा भाई व्यवहारिक है और खेल कूद के माध्यम से उसका मानसिक और शारीरिक विकास बेहतर होता है। अनुभव की महत्ता। कहानी के अंतिम भाग में बड़े भाई साहब छोटे भाई को समझाने के लिए भले ही छोटा भाई पढ़ाई में उनके बराबर आ जाए या उनके आगे निकल जाए, लेकिन उम्र और जीवन के अनुभवों में वह हमेशा उससे बड़े रहेंगे। वे अपनी माँ और दादाजी का उदाहरण देते हैं कि वह भले ही पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उन्हें जीवन का और घर चलाने का व्यवहारिक ज्ञान आज के पढ़े लिखे इंजीनियरों या डॉक्टरों से कहीं अधिक था। बचपने का दमन। शिक्षा और परीक्षा के इस भारी बोझ के कारण बड़े भाई साहब अपना बचपन पूरी तरह भूल चुके हैं। वह छोटे भाई के सामने एक आदर्श बनने के चक्कर में कभी खेल नहीं पाते, पतंग नहीं उड़ा पाते। शिक्षा व्यवस्था किस तरह बच्चों के स्वाभाविक बचपन की हत्या कर देती है, यह इस कहानी का एक दुखद पहलू है। निष्कर्षतः बड़े भाई साहब कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की वकालत की है जो केवल डिग्रियां देने या रटाने पर जोर ना दे, बल्कि मनुष्य के भीतर व्यवहारिक समझ, जीवन जीने की कला और चरित्र का निर्माण करे। यह कहानी आज की आधुनिक शिक्षा व्यवस्था और बच्चों पर बढ़ते प्रेशर के संदर्भ में भी उतनी ही प्रासंगिक है। प्रश्न। प्रेमचंद केवल समाजशास्त्रीय लेखक नहीं थे, बल्कि वह पात्रों के अंतर्मन के कुशल चितेरा भी थे। 100 उदाहरण सिद्ध कीजिए। अक्सर आलोचक प्रेमचंद को केवल सामाजिक समस्याओं जैसे गरीबी, किसान और जातिवाद का लेखक मानते हैं, परंतु गहराई से अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि प्रेमचंद के पास मानव मन को पढ़ने की एक अद्भुत और बारीक मनोवैज्ञानिक दृष्टि भी थी। उनके पात्रों के बाहरी संघर्ष जितने मजबूत है, उनका आंतरिक मानसिक द्वंद्व भी उतना ही सजीव है। कहानियों में मनोवैज्ञानिक चित्रण का उदाहरण। बाल मनोविज्ञान का अद्भुत चित्रण। ईदगाह। हामिद का अपने दोस्तों के महंगे खिलौनों को देखकर अपने मन को समझाना, मिट्टी के तो है, गिरे तो चकनाचूर हो जाए, आत्मनियंत्रण और रक्षात्मक तंत्र का एक बेहतरीन मनोवैज्ञानिक उदाहरण है। एक बच्चा अपने अभावों को बौद्धिक तर्कों से कैसे ढक लेता है, इसे प्रेमचंद ने बेहतर तरीके से कोई नहीं समझा सकता। अपराध बोध और पश्चाताप का मनोविज्ञान। मंत्र कहानी के डॉक्टर चड्ढा शुरुआत में एक गरीब बूढ़े भगत के बीमार बच्चे को देखने से मना कर देते हैं, क्योंकि उनके खेलने का समय हो गया होता है। बाद में जब डॉक्टर चड्ढा का अपना इकलौता बेटा सांप के काटने से मरने की कगार पर होता है और वही बूढ़ा भगत निस्वार्थ भाव से आकर उनके बेटे की जान बचाता है, तो डॉक्टर चड्ढा के भीतर जो आत्मग्लानि और अपराध बोध पैदा होता है, वह मानव मन के रूपांतरण की एक गहरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। बुजुर्गों की उपेक्षा और कुंठा का मनोविज्ञान। बूढ़ी काकी। अपनी उपेक्षा और भूख के कारण बूढ़ी काकी का व्यवहार बच्चों जैसा हो जाता है। जब उन्हें तिलक के उत्सव पर झूठी पत्तलों से पूरियां बटोर कर खाते हुए दिखाया जाता है, तो वह समाज द्वारा तिरस्कृत एक वृद्ध व्यक्ति की मानसिक पतन और क्षोभ की चरम मनोवैज्ञानिक अवस्था को उजागर करता है। शोषित वर्ग की कुंठा और संवेदनहीनता। कफन। ईश्वर माधव का अपनी ही बहू की मौत के बाद लापरवाह होना कोई सामान्य अमानवीयता नहीं है। यह लगातार मिलने वाली असफलताओं और शोषण से पैदा हुई मानसिक शून्यता है, जहां इंसान का दिमाग जीवित रहने के लिए भावनाओं को पूरी तरह ब्लॉक कर देता है। निष्कर्ष। संक्षेप में, प्रेमचंद की कहानियों की सफलता का राज यही है कि वह समाज की बाहरी सतह को दिखाते हुए पात्रों के मन की अगाध गहराइयों में उतर जाते हैं। वह पात्रों के सुख दुख, ईर्ष्या, लालच, त्याग और पश्चाताप का ऐसा सजीव मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं कि उनकी कहानियाँ कालजयी बन जाती। प्रश्न। बूढ़ी काकी कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने संयुक्त परिवार में वृद्धों की दयनीय स्थिति और सामाजिक संवेदनहीनता पर जो चोट की है, उसका सविस्तार वर्णन कीजिए। बूढ़ी काकी प्रेमचंद की उन आरंभिक कहानियों में से है जो पारिवारिक विघटन, संयुक्त परिवारों के भीतर बुजुर्गों की उपेक्षा और मानवीय संवेदनाओं के हुआस को बहुत मार्मिक ढंग से उजागर करती है। यह कहानी आधुनिक समाज के सामने भी एक बड़ा नैतिक प्रश्न खड़ा करती है।
वृद्धियों की त्रासदी और सामाजिक संवेदनहीनता के आयाम। संपत्ति हस्तांतरण के बाद व्यवहार में बदलाव। बूढ़ी काकी के पति और बेटे मर चुके हैं। उनका इस दुनिया में उनके भतीजे बुद्धिराम के अलावा कोई नहीं है। काकी ने इस उम्मीद में अपनी सारी संपत्ति बुद्धिराम के नाम लिख दी कि वह बुढ़ापे में उनकी देखभाल करेगा, लेकिन जैसे ही रजिस्ट्री के कागजों पर मुहर लगती है, वैसे ही बुद्धिराम और उसकी पत्नी रूपा का व्यवहार काकी के प्रति पूरी तरह क्रूर और अमानवीय हो जाता है। यह बुजुर्गों के साथ होने वाले आर्थिक धोखे का सजीव चित्रण है। बुनियादी इच्छा जैसे भोजन के लिए तड़प। बुढ़ापे के कारण काकी की समस्त इंद्रियां अब केवल स्वाद और भोजन पर केंद्रित हो गई है। वह ठीक से चल नहीं सकती, देख नहीं सकती, केवल रोकर अपना दुख प्रकट कर सकती है। कहानी में बुद्धिराम के बेटे के तिलक के उत्सव पर तरह तरह के पकवान बनते हैं, लेकिन काकी को उनकी कोठरी में भूखा छोड़ दिया जाता है। जब वह खुशबू के आकर्षण में कढ़ाई के पास रेंग कर आ जाती है तो बुद्धिराम उन्हें बेरहमी से घसीटता वापस कोठरी में बंद कर देता है। यह दृश्य समाज की चरम संवेदनहीनता को दिखाता है। नई पीढ़ी की सहानुभूति। लाडली का पात्र। पूरी कहानी में जहां वयस्क लोग बुद्धिराम और रूपा क्रूर और संवेदनहीन है, वहीं बुद्धिराम की छोटी बेटी लाडली के मन में काकी के प्रति सच्ची सहानुभूति है। वह अपने हिस्से की पूरियां छिपाकर काकी के लिए ले जाती है। प्रेमचंद यहाँ दिखाते हैं कि बच्चों का मन बड़ों की तुलना में अधिक शुद्ध और संवेदनशील होता है। पत्तलों से भोजन और रूपा का हृदय परिवर्तन। लाडली की दी हुई पूरियों से जब काकी का पेट नहीं भरता तो वह लाडली का हाथ पकड़कर मेहमानों के भोजन कर चुके झूठे पत्तलों के ढेर के पास आ जाती है और वहां से पूरियों के टुकड़े चुनकर खाने लगती है। यह दृश्य देखकर रूपा, जो बुद्धिराम की पत्नी थी, का अंतर्मन कांप उठता है। उसे अपने पाप का एहसास होता है और वह भगवान के कोप से डरकर काकी को भरपेट भोजन कराती है। निष्कर्षतः बूढ़ी काकी के माध्यम से प्रेमचंद ने समाज के उस पाखंडी रूप को बेनकाब किया है जो बाहर तो बड़े बड़े उत्सव और दान पुण्य करता है, लेकिन अपने ही घर के बुजुर्गों को भूखा सुलाता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि बुजुर्गों का सम्मान और उनकी देखभाल किसी भी सभ्य समाज की पहली और सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी